अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और हालात और वाक़ात में सियासत भी है, हालात में हालात की मार भी है और तामीर व तरक्की भी है। लेकिन शुरुआत हालात की मार से। कश्मीर में गोलियां चलने का सिलसिला, ग्रेनेड फेंकने का सिलसिला आज भी जारी रहा। और पुलवामा के गोंगो के इलाके में सुबह सुबह बताया जाता है कि फोर्सेस की एक टुकड़ी पर हथगोला फेंका गया और जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ। गोंगो पुलवामा और इस सारी सूरत के दौरान यहाँ ट्रैफिक भी हाल्ट हुआ और उसके साथ साथ फोर्सेस के एडिशनल ट्रूप्स भी बुलाए गए, इलाके का कॉर्डन किया गया। काफ़ी देर तक ये सूरत बनी रही, ताहम शाम गए तक खबर यही आई कि कोई आमना सामना नहीं हुआ। ये सूरत का एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पे चलेंगे जो ज़रूरी बनती है बात बड़ी ख़बर की। और कह सकते हम कि सियासत के मैदान में कई और परवान भी चढ़ना पड़ेंगे। कश्मीर में कभी क्रिकेट स्कैंडल हुआ था और कभी उस क्रिकेट स्कैंडल में बड़े नाम भी आए थे, तब वाविला भी हुआ था और सियासत के गलियारों में बड़ी दोष या यूँ कहें तो बड़ी चहल पहल भी हुई थी। इल्ज़ामात लगे थे और इल्ज़ामात के साथ साथ ये भी कहा गया था कि ताकत या यूँ कहें पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है। इल्जामात के कटघरे में साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आया था। और फिर उसी क्रिकेट स्कैंडल में जब नाम आते गए, कुछ अदालती अहकामात भी सामने आए, कुछ तारीखें भी लगी। लेकिन इन्हीं तारीखों के बाद 5 अगस्त 2019 का वाक़ा, लेकिन उससे पहले अचानक ईडी की रेड पड़ती है और ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पूछताछ की, बुलाया और फिर मामला खामोश हो गया। ये 2019 का वाक़ा क्योंकि खामोश मामला तब हुआ जब यहाँ पे 5 अगस्त की तारीख बदली और उस तारीख के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन आज अचानक फिर वही जिंदा हुआ और वही मामला देखने को मिला। श्रीनगर के राजबाग के इलाके में ईडी के दफ्तर के बाहर चहल पहल थी, खूब मीडिया आ पहुंचा था और मीडिया के पहुंचने की वजह यही थी, बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो उसके साथ ही जब अंदर गए तो फिर बाहर चिमेगोइयाँ हुई, अफवाहें चलने लगी, कुछ खबरों की तस्दीक भी होने लगी और कुछ खबरों की तस्दीक के साथ साथ पूछा जाने लगा, टाइमिंग पर सवाल उठने लगे कि आखिर ये क्यों। टाइमिंग का सवाल पहला यही हुआ कि फारूक अब्दुल्ला से पहली पूछताछ तब हुई जब कश्मीर में 5 अगस्त की तारीख बदली गई और फिर आज की दूसरी तारीख पर यह भी बताया जाने लगा कि परसों ही फारूक अब्दुल्ला ने ग्रैंड अलायंस की बात की है, सभी पार्टियों को मुत्तहिद किया है। तो कहीं न कहीं सवालात तारीख के हवाले से उठने लगे और टाइमिंग और तारीख के सवालात के हवाले से पहला सवाल फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में उठाया और फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में ये भी लिखा कि टाइमिंग और हालात बता रहे हैं कि मरकज़ी सरकार कश्मीर की सियासत को डुबोने के लिए या यूँ उनके इल्ज़ामात में कहें कि हालात के हवाले से कश्मीर में एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रही है। मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम और मिसालें पुरानी देने लगी और पुरानी मिसालों में ये भी बताया जाने लगा कि कभी मरकज़ी वज़रा के साथ भी इस तरह के वाक़ात पेश आए थे और अब मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला को ईडी का आज का बुलावा भी उन्हीं हालात का एक हिस्सा है। लेकिन इस सारे के बीच में फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी का भी रिएक्शन आया और पीडीपी ने भी रिएक्शन करते हुए इसी तरह के खदशात का इजहार भी किया। याद थोड़ा दिलाना चाहेंगे, ईडी ये मामला यानी क्रिकेट स्कैंडल का मामला उस वक्त सामने आया था जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार थी और अभी पीडीपी की सरकार का वर्जन आ ही रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्जन भी आया और वर्जन में यही बताया गया कि मामला संगीन नहीं बल्कि रंगीन बनाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ श्रीनगर के राजबाग के इलाके में, लेकिन इसी पूछताछ के साथ कश्मीर में छापामारियों का एक सिलसिला बहुत पुराना है। हालात की छापामारी यहाँ होती रहती है, इन्फोर्समेंट के साथ साथ NIA की छापामारी भी होती रहती है, लेकिन कश्मीर में तामीर और तरक्की के हवाले से भी एक छापामारी होती है जिससे कहा जाता है कि जिसे ACB छापामारी कहा जाता है। ACB की छापामारी के सिलसिले में अक्सर लोग अब ये भी कहते हैं कि कश्मीर में जहां पहले ही ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी के लगभग 90% अफसरान काम न करते हुए कश्मीर में कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन फिर जो 10% की ब्यूरोक्रेसी यहाँ काम कर रही है उसको भी हर वक्त खदशा रहता है कि कहीं ACB की छापामारी ना हो जाए और इस वजह से वो भी पिछले कई दिनों से किसी भी
फाइल पर दस्तखत करने से पहले 100 बार बहाना करते हैं, 100 बार सोचते भी हैं। कहते हैं कि जहां काम हो वहां मामूली वाक़ात में खुर्द बुर्द हो सकते हैं, क्योंकि खुर्द बुर्द कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क की हर रियासत में होता रहता है। लेकिन जब ख़तरा हो कि मामूली से खुर्द पुर्द कर भी पूछताछ हो, इंक्वायरीज़ हो, फाइलें रोकी जाई हों, फाइलों की छापामारी हो, तो फिर वो सब अफसरान जो है वो इन दिनों काम करने से भी हिचकिचाते हैं और कुछ को तो बहाना मिला है। किसी से भी बताइए काम के सिलसिले में तो बताता है कि क्या करें, अभी एसीबी आ रही होगी, कैसे क्या फ़ायदा अपने आप को ख़तरे में डालने का। ये यूजुअली कहा जाता है और अक्सर लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि कम अज़ कम अगर एसीबी कहीं छापामारी करी है तो उसके हवाले से, उस दफ्तर के हवाले से पहले तशहीर ना की जाए कि उनकी फ़ाइलें ज़ब्त की गई हैं, उनका सब कुछ हो रहा है। उससे लोगों में खौफ हरास पैदा हो जाता है, उन अफसरान में खौफ हरास या यूँ कहें बहाना मिल जाता है उन्हें काम ना करने का। ये एसीबी की छापामारी के हवाले से लोगों में सवालात, लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में हमारे यहाँ बहुत कुछ उल्टा होता रहता है। करप्शन के इल्ज़ामात तो पुरानी कहानी है, लेकिन इन दिनों एक नया मामला भी है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में खफ्तन फ़कीर हुआ करते थे। बताया जाता है कि खफ्तन फ़कीर तब थे जब यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का राज चलता था, और उसके बाद नाबिद भी आए, इख्वान भी आए, सैत भी आई, तुजी भी आई। ये सब मामला जो है वो कश्मीर के हालात में पैदा हुए, और फिर कहा जाता है कि 90 के अशरे में जब कोई कुछ न बन सका तो नाबिद ज़रूर बना। कश्मीर के इस नाबिद कल्चर में कश्मीरियों को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, कई नाहकों का खून भी बहा। और उसके बाद कहा यह भी जाता है कि जब इस नाबिद कल्चर को कुछ मौका ज़मीन पे न मिला, सियासत परवान चढ़ने लगी, तो उन्होंने भी सियासत की बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। और फिर जिसको सियासत में जगह इधर न मिली उसके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले थे, और बीजेपी में उन लोगों को जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था बड़े बड़े पद भी दिए। फिर उन पदों का गैर कानूनी या कहें कि ऐसा इस्तेमाल होने लगा कि फिर नाबिद कल्चर यहाँ ज़िंदा होने लगा है। इन दिनों श्रीनगर में कुछ ऐसे मामला देखने को मिल रहे हैं जो हमें नहीं बल्कि कश्मीर के हर किसी शख्स को परेशान करने की बात। ये कल शाम ही की बात है। श्रीनगर के बटमालू के इलाके से एक जिप्सी गुजर रही थी, और ये जिप्सी श्रीनगर के बिमना के इलाके की तरफ जा रही थी, और इस जिप्सी में सायरन बज रहा था। हमारे कान खड़ा हुए कि सायरन और श्रीनगर के से बाहर की तरफ जाते हुए क्यों बज रहा है जिप्सी में। हो सकता है कोई बीमार हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो बाहर से अंदर अस्पताल की तरफ आ सकता था। तो यही मालूम करने के लिए हमने भी तेज़ गाड़ी चलाई और हम इस जिप्सी के नज़दीक पहुँचे। खिड़की से सर निकाला, ड्राइवर से पूछा, साहब आप क्यों सायरन बजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मसूदी साहब पीछे ली गाड़ी में आ रहे हैं। हम भी बड़े परेशान हुए, क्या ये मसूदी कौन है? कोई चीफ जस्टिस तो नहीं है, कोई रियासत का एलजी तो नहीं बदल चुका है, मसूदी नाम का कोई एलजी तो नहीं आ चुका है। तो हमने पीछे देखा, उस जिप्सी के पीछे एक वेस्ट बंगाल WB नंबर की गाड़ी आ रही थी, और उसमें बीजेपी का एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम मसूदी है, श्रीनगर के HMT के इलाके में रह रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से जिप्सी सायरन इसलिए बजा रही थी ताकि रास्ता साफ़ हो, मसूदी साहब की गाड़ी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाए। हमारे कान खड़ा हुए तो हमने HMT के इलाके में लोगों से बात की, तो HMT के इलाके में लोगों ने बताया कि मसूदी साहब तो बड़े आदमी हैं, सरकार ने उन्हें सायरन वाली गाड़ी दे रखी है, और सुबह जब वो निकलते हैं तो पूरे इलाके में सायरन बजा बजा के सबकी नींद भी हराम करते हैं, और रात देर गए जब वो इलाके में वापस आते हैं तो वहाँ पर भी सबकी नींद हराम होती है। आखिर ये सायरन का कल्चर इस लोगों को किसने दिया, ये हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि सायरन कानून के मुताबिक वही बजा सकता है जिसके पास सरकार का हुक्मनामा हो। तो क्या बीजेपी के एक वर्कर को, जिसको फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा ओहदा भी नहीं हो, वो कैसे सायरन बजा सकता है? और इस सायरन बजाने की इजाज़त उन्हें किस ओहदेदार ने दी है? सवाल हम भी पूछ रहे हैं, सवाल लोगों का है, क्योंकि सायरन बजाना एम्बुलेंस बजा सकती है, स्टेट का चीफ जस्टिस बजा सकता है, गवर्नर भी बजा सकता है, प्राइम मिनिस्टर बजा सकता है, लेकिन बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट सायरन वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सवालात तामीर और तरक्की के भी हैं, और तामीर और तरक्की के सवाल में सरकार की एक पहल बैक टू विलेज, जिसे हम कह सकते हैं किसी हद तक कामयाब भी कहा जा सकता है। कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि कोई भी काम तभी कामयाब हो सकता है जिसमें पैसा हो, और सरकार इस वक्त सरकार के ख़जाने खाली हैं, इसलिए तामीर और तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी श्रीनगर में माई टाउन माई प्राइड के दौरान हमने देखा कि लोग अच्छी खासी तादाद में आए हुए थे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की एक बड़ी काविश